गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शेयर कैपिटल के बारे में उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल लाइक ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, यानी कि किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना। देखो बात आती है कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में हम लोग शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। हालांकि इस चैप्टर में केवल और केवल शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी पढ़ा रहा हूँ। क्यों? इसका रीजन है कि आगे जाकर जब हम एक नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके फर्स्ट चैप्टर में कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट आएगी। तो आज मैं आपको कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। देखो बेटा, पहले किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती थी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनती थी, जैसे कि आप लोग पार्टनरशिप के केस में बनाते हो। पहले कंपनियों की जो बैलेंस शीट होती थी वो इस तरीके से होती थी। एक साइड आप लायबिलिटी को दिखा देते थे, अमाउंट, फिर एसेट्स को दिखा देते और उसके बाद अमाउंट। लेकिन इसमें क्या होता था, केवल एक साल की बैलेंस शीट को ही प्रेजेंट किया जाता था, एक साल के डाटा को ही प्रेजेंट किया जाता था। कंपनी एक 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके अकॉर्डिंग नाउ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज टू बी प्रेजेंटेड इन वर्टिकल फॉर्म। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था। पार्टनरशिप के केस में आज भी हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते हैं, लेकिन अब अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी तो वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या खासियत होती है? पहली बात, वर्टिकल फॉर्मेट में केवल करंट ईयर डाटा को नहीं दिखाया जाता, बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज के प्रीवियस ईयर डाटा को भी दिखाया जाता है। यानी कि उसमें अगर आप जैसे शेयर कैपिटल को दिखाओगे तो करंट ईयर शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीवियस ईयर शेयर कैपिटल को भी दिखाया जाएगा, जिससे कि फायदा ये होगा कि यू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी। आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। करंट ईयर डाटा को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यू आर प्रोग्रेसिंग और नॉट। ठीक है, तो पहली बात, उसमें 2 ईयर के डाटा दिखाए जाएंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अब जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम लोग ग्रुपिंग फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज विल नॉट बी शोवन इंडिविजुअली, नाउ दे हैव टू बी शोवन इन ए ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बिल्डिंग दिखा देते थे, मशीन दिखा देते थे, फर्नीचर दिखाते थे, इन सभी एसेट्स को अलग अलग दिखाते थे। लेकिन अब वर्टिकल फॉर्मेट में अगर देखा जाए ये तीनों की तीनों एसेट्स फिक्स एसेट्स हैं, तो इनको सेपरेटली शो ना करके अब इन तीनों को एक ही नाम से दिखा दिया जाएगा, फिक्स एसेट्स के नाम से। किस नाम से दिखाया जाएगा? फिक्स एसेट्स। इससे क्या होगा कि एक ही प्रकार के, एक ही नेचर की एसेट्स एक पर्टिकुलर हेड और सब हेड के अंडर दिखाई जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स होंगी वो तो पर्टिकुलर ग्रुप या हेड या सब हेड के नाम से दिखाई जाएगी। उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाए जाएंगे, जिसमें हम लोग इन सभी आइटम्स को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है, करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अब मैं आपको एक स्पेसिमेन करवा रहा हूं कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आपकी इस बुक में कंपनी की बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है,
लेकिन जो आप थर्ड बुक पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके फर्स्ट चैप्टर में 1.3 नंबर पेज पे कंपनी की बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट दिया गया है। तो देखो अब कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, यहां पे लिखा जाएगा बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, उसके बाद एज एट, हमेशा बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एज एट और डेट। यहाँ पे इसका मतलब ये बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट से बिलोंग करती है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से बिलोंग करती है। अब कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो ये इसका फॉर्मेट होगा। इस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। यहां पे पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद नोट्स नंबर, फिर फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर या अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया जाएगा। नोट्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी के आइटम को एक्सप्लेन करना है तो बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। फिर करंट ईयर का क्या फिगर है और प्रीवियस ईयर में उस आइटम का क्या फिगर था। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर फिगर को शो किया जाता है पहले करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर, ठीक। अब इसमें कोई एसेट्स या लायबिलिटी साइड नहीं होती। अब क्या होता है कि बैलेंस शीट में आप लोग कैसे बनाएंगे कि देखो जो बैलेंस शीट होगी उसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट होगा, दो पार्ट में बैलेंस शीट डिवाइड होगी। फर्स्ट पार्ट में लायबिलिटी साइड के आइटम को दिखाया जाएगा, सेकंड पार्ट में एसेट साइड के आइटम को दिखाया जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट यहां पे लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हमारी फर्स्ट साइड का नाम है। इसमें जो भी हमारे आइटम होंगे वो पर्टिकुलर हेड और सब हेड के अंडर शो किए जाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट हेड में हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। पहला जो हमारा हेड होता है उसका नाम होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर का जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, उनका उस कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वर्थ है, वो शेयर होल्डर फंड के नाम से दिखाया जाएगा। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग होते हैं। कौन कौन से? पहला सब हेडिंग होता है शेयर कैपिटल, जिसमें कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिखाया जाता है। जनरली हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इस कंपनी की शेयर कैपिटल के रूप में ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है। तो इन सबको नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर जरूरत है तो। इसी प्रकार दूसरा आइटम आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा आइटम आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। किसी भी कंपनी के पास जितने भी रिजर्व है, लाइक जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, P&L का बैलेंस, उन सब का टोटल करके रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया जाएगा। अगर इसमें भी एक से ज्यादा आइटम आ रहे हैं तो इनको एक्सप्लेन किया जाता है नोट्स नंबर 2 में,
ठीक है, यहाँ पे नोट्स नंबर डालते जाएंगे जिस भी आइटम को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसी में तीसरा आइटम आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, शेयर वारंट का मतलब होता है कि किसी भी बंदे को दिया गया एक ऐसा राइट जिसमें वो बंदा कंपनी के शेयर्स फ्यूचर में किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीद सके, उसको हम शेयर वारंट कहते हैं। जैसे आप लोग अपने एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर्स मतलब कि सीट इक्विटी शेयर्स परचेज करने का राइट देते हो, तो उसे उसके अगेंस्ट जो पैसा मिलता है उसे हम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ये तीन आइटम होते हैं जो शेयर होल्डर फंड के अंडर शो किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेन हेडिंग होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। मान लो कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है। आज उसने शेयर इशू करने के लिए मतलब कि पब्लिक से एप्लीकेशन मंगवा ली, पब्लिक ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसी दौरान फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया लेकिन अभी तक आपने शेयर इशू नहीं किए, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी कि आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। लेकिन आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई गिव द मेजर हेडिंग ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, तो ये मेजर हेडिंग में दिखाया जाएगा। हालांकि इसका ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाता, लेकिन मेजर हेडिंग में जैसे शेयर होल्डर फंड, दूसरा मेजर हेडिंग ये है, ठीक है, तो नाम दिखाना पड़ सकता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। इसके बाद थर्ड मेजर हेडिंग आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी आपके लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए है उनको नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से दिखाया जाएगा। इसके सब हेडिंग्स कौन कौन से हैं? इसके सब हेडिंग में सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग। सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जो पैसा आपने लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए उधार ले रखा है, उसको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम से दिखाया जाएगा। इसमें डिबेंचर, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन एक्सेट्रा, इन चीजों को दिखाया जाता है। जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उन सब का टोटल यहाँ, अगर उनके टोटल की उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप नोट्स नंबर डालते जाओगे, ठीक। उसके बाद इसी में दूसरा आइटम है दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। होती क्या है, आगे जाकर मैं आपको एसेट्स के आइटम जब एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे एक वर्ड आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आइटम आपके पास आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अगर आपकी जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसके अलावा अगर फ्यूचर में कोई अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको इस सब हेडिंग में दिखाया जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला आता है
लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर आपने कोई प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए बना रखे, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हो, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो, फिक्स एसेट्स पे जो प्रोविजन बनते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन इधर दिखाए जाएंगे। तो ये 4 सब हेडिंग्स होते हैं जो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो 4th मेन हेडिंग है दैट इज करंट लायबिलिटी। अगला जो मेन सब हेडिंग्स है वो आपके पास है करंट मेन हेडिंग, करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी के कौन कौन से आइटम है? पहला आइटम आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अगर आपने कोई पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले रखा है, लेस देन 1 ईयर के लिए उधार ले रखा है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाएगा। जैसे बैंक लोन फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए कोई बैंक लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। उसके बाद आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर्टिकुलर नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं इसी बैलेंसिंग। उसके बाद दूसरा आइटम आता है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स यानी कि वो अमाउंट जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी के रिजल्ट की वजह से आपको पे करना है। इसमें बेसिकली 2 आइटम आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्या क्या? क्रेडिटर और बिल्स पेबल, दोनों ट्रेड पेबल्स के नाम से दिखाया जाता है। उसके बाद थर्ड आता है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, कोई और लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में पेबल हो, जैसे मैच्योर डिबेंचर। भाई डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लेकिन मान लो आपका कोई डिबेंचर ऐसा है जिसको इस साल पे करना है, आपने 10 साल पहले इशू किया था, उस समय वो नॉन करंट लायबिलिटी थी, लेकिन इस साल उस डिबेंचर को रिडीम करना है, तो इस साल अगर पे करना है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक, उसके बाद अगला आइटम आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन आपने शॉर्ट टर्म्स के लिए बना रखे, जैसे बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, परपोज डिविडेंड, वो सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाए जाते हैं। तो ये सारे करंट लायबिलिटी के सब हेडिंग्स हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल, ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। ठीक, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। ठीक है भाई, उसके बाद सेकंड पार्ट आपके पास आएगा एसेट्स। किसका आएगा? एसेट्स। एसेट्स में 2 मेन हेडिंग होंगे, पहला होगा नॉन करंट एसेट्स, दूसरा होगा करंट एसेट्स। पहले हेडिंग में आप डालोगे नॉन करंट एसेट्स, जो एसेट्स नॉन करंट है। अब इसमें भी पहला सब हेडिंग होगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में भी इसके कुछ पार्ट बनेंगे। पहला टेंजिबल, यानी कि वो फिक्स एसेट्स जिनको आप देख सकते हो,
बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उन सब का टोटल यहां पे आएगा टेंजिबल फिक्स एसेट्स के नाम से। दूसरा पार्ट बनेगा इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उन सब का टोटल यहां पे आएगा। ठीक, उसके बाद थर्ड हमारे पास फिक्स एसेट्स का जो टाइप है दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई फिक्स एसेट्स अंडर प्रोग्रेस है, जो अभी तक डेवलप पूरी तरीके से नहीं बनी, वो इसमें आएगा। और फोर्थ हमारे पास आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, जो अंडर डेवलपमेंट चल रही है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना रहे हो, अब आप देखो जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन कंप्लीट होगा, वो आपके लिए एक पेटेंट या फिक्स एसेट्स का काम करेगी, तो उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये 4 आइटम होते हैं जो फिक्स एसेट्स हेडिंग में आते हैं। ठीक, उसके बाद मेन हेडिंग कौन सा है? नॉन करंट एसेट, जिसमें पहला सब हेडिंग हो गया फिक्स एसेट्स, दूसरा सब हेडिंग होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे उनको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाया जाएगा। तीसरा आइटम आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इन दोनों आइटम को बैलेंस शीट के बाद समझा रहा हूं। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार दे रखा है, तो वो आपके लिए एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के नाम से आएगा। और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। अगर इन सब के अलावा कोई फिक्स एसेट्स बच गई तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स के नाम से आएगी। ठीक, तो ये 5 सब हेडिंग होते हैं नॉन करंट एसेट्स के। उसके बाद दूसरा आइटम बैलेंस शीट का सेकंड एसेट साइड में, सेकंड आइटम आपके पास आता है करंट एसेट्स। सेकंड आइटम क्या आता है? करंट एसेट्स। ठीक है, इस करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम होंगे? पहला आइटम आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई पैसा आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है, जैसे कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी है, या कोई पैसा आपने 3, 4, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगा। उसके बाद दूसरा आइटम आएगा इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। ठीक है, दुकान पे जो मटेरियल होता है जो सेल करने के पर्पज से आपने रखा हुआ है, उनको हम इन्वेंट्रीज के नाम से दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो पैसा आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी के रिजल्ट के थ्रू रिसीव करना है। इसमें मेनली 2 आइटम आएंगे, डेटर प्लस बीआर। फोर्थ आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कैश में पैसा है, बैंक में पैसा है,
कोई चेक इन हैंड है, वो सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, अगर आपने कोई पैसा शॉर्ट टर्म के लिए किसी को उधार दे रखा है तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस के नाम से। और इसके अलावा अदर करंट एसेट्स, लास्ट आइटम आता है अदर करंट एसेट्स, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे अदर करंट एसेट्स में आ जाए। ठीक, उसके बाद टोटल कर दो। अब ये हमारे पास एसेट साइड का टोटल हो गया। एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, ये है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अच्छा, अब जैसे ये बैलेंस शीट बन गई, इसी बैलेंस शीट के नीचे, मैं थोड़ा स्पेस उधर कम है, इस साइड बता रहा हूं, बैलेंस शीट के नीचे हम लोग क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट। इस तरीके से उसमें जो आइटम, जैसे आपने मान लो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स को दिखाया था। अब टेंजिबल एसेट्स के रूप में दो आइटम थे, बिल्डिंग और मशीन। दोनों का टोटल करके यहां दिखाया जाएगा, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन यहां नोट्स टू अकाउंट में करेंगे। जैसे आप किसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, टेंजिबल एसेट्स को, उसमें लिख देंगे बिल्डिंग 50,000 की है, दूसरा आइटम मशीनरी 40,000 की है, टोटल टेंजिबल एसेट्स 90,000 की। इस तरीके से टोटल शो किया जाता है। क्लियर? तो ये है बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। ठीक, अब देखो हमारे चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर में कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, केवल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना पूछा जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने दो आइटम छुड़वाए थे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। देखो क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन एक साल में जो इनकम अर्न करता है, उस इनकम पे उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जैसे आईटी डिपार्टमेंट के पास अपना P&L अकाउंट का प्रॉफिट प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं अपनी अकाउंटिंग इनकम, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। भाई जैसे मैंने कहा कि इस साल मेरी अकाउंटिंग इनकम 5 लाख रुपए, मैंने आईटी डिपार्टमेंट के सामने ये प्रेजेंट किया कि मेरी अकाउंटिंग इनकम 5 लाख रुपए, और 30% के हिसाब से इस पे 1,50,000 का टैक्स बनता है। लेकिन क्या होता है कि अकाउंटिंग इनकम जब मैं प्रेजेंट करता हूँ आईटी डिपार्टमेंट के सामने, तो उसमें मैं अपने सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को दिखाता हूँ कि भाई ये मेरे एक्सपेंसेस है, ये मेरी इनकम है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद इतने की अकाउंटिंग इनकम है या इतने का अकाउंटिंग प्रॉफिट है। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम ऐसी होती है जिनको वो डिसअलाउड कर देता है, या उनके अमाउंट को कम या ज़्यादा कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा रखा है एट द रेट ऑफ 10%, और वो 40,000 रुपये बनता है, या वो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपये बनता है। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट कहता है
कि आप डेप्रिसिएशन 10% मत लगाओ, 5% लगाओ, यानी कि 50,000 रुपये लगाओ। अब मैंने तो अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए लेस कर रखे, आईटी डिपार्टमेंट कहता है 50 लेस करो, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो मेरे अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए आ रहा था, आईटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 550 आएगा। इसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। और या फिर ऐसा हो सकता है मैंने 5% लगा रखा है 50, आईटी डिपार्टमेंट कहता है 10% लगाओ, 1 लाख लगाओ, जिसकी वजह से मेरा खर्चा और बढ़ेगा। खर्चा और बढ़ेगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम जहां पहले 5 लाख थी वहां 4.5 लाख आएगी। यानी कि टैक्सेबल इनकम ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं टैक्स देना चाहता था 5 लाख पे, आईटी डिपार्टमेंट टैक्स ले रहा है 5.5 पे, 5.5 लाख पे 30% के हिसाब से 165 का टैक्स बनेगा। उस केस में मैंने 15,000 का टैक्स एक्स्ट्रा दिया, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। भाई फ्यूचर में मैं तो डेप्रिसिएशन लगा रहा था 1 लाख रुपये हर साल, ठीक है, 10 साल में वो एसेट्स खत्म हो जाती है। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट कहता है 5% लगाओ, यानी कि उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाओ 20 सालों तक, तो वो बेनिफिट मुझे 20 सालों तक मिलेगा, आने वाले सालों में मिलेगा। तो ये टैक्स मैं आज पे कर चुका, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो ये मेरे लिए कहलाएगी डेफर्ड टैक्स एसेट्स। क्या कहलाएगी? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यानी कि व्हेन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द अकाउंटिंग इनकम, देन टैक्स ऑन एक्सेस ऑफ टैक्सेबल इनकम इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक, इसी प्रकार अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 4.5 आई तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 135, जबकि मैं देना कितना चाहता था? 150। 15,000 का टैक्स बच गया, लेकिन ये मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो आज की डेट में ये मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि मुझे ये पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए कहलाती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन द टैक्सेबल इनकम is less than the accounting income, then the tax on excess of accounting income over the taxable income is called deferred tax liability। ठीक, तो देखो बेटा, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। इस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रोजेक्ट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्लियर? आज के लिए आप इसी बैलेंस शीट को समझिए, कोई डाउट है तो कॉल करके क्लियर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।